अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेक्चर का हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पहले हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। क्रिस्टल्स की बात की, हम कहते हैं कि क्रिस्टल्स वो होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड लिक्विड्स के। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप है, देन मेल्टिंग पॉइंट है, थर्ड क्लेवेज प्लेन है, एन आइसोट्रोपिक सिमेट्री है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल है, आइसोमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एलोट्रोपी है एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ये हमारे पास 10 जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स की हैं। अगर हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 3 डायमेंशनल शेप होता है, 3D शेप डायमेंशंस पे होती हैं। तो जब हम 3 डायमेंशनल किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्रिस्टल है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, इसके अलावा हम बात करते हैं कैल्शियम का या कॉपर सल्फेट की बात करते हैं। सो दैट हम कहते हैं कि ये क्या है, क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है। अब इनकी कोई ना खास ज्योमेट्री होगी, उस ज्योमेट्री को हम कहते हैं, जिस लाइक हम कहते हैं जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल होता है, वो क्यूबिक शेप होता है। आपको ये क्यों क्यूबिक होता है, बेसिकली इट्स मीन कि जो एटम आयन और मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल के, वो क्या होंगे, इस क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे। एक अगर फॉर एग्जांपल Na का मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर Cl के होंगे, यहाँ पर भी Cl होगा, यहाँ पर भी, यहाँ Na होगा, यहाँ पर भी Cl होगा, यहाँ Na होगा। सो एटम आयन मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि वो एक क्रिस्टल की फॉर्म बना लेते हैं। सो हम ये कहते हैं कि क्रिस्टलाइन किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर है। देन हमारे पास आता है जो वर्टिकल शेप हो, उसमें सबसे पहले आती है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होती है, जैसे कि मैंने बात की कि एटम आयन और मॉलिक्यूल्स जो कि किसी कंपाउंड के, किसी एलिमेंट के, किसी एटम के होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। 3D स्ट्रक्चर का मतलब होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। अब कुछ क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को अरेंज नहीं करते इस तरह से। इनमें से कुछ फेज सेंटर होते हैं, कुछ सेंटर ऑफ सिमेट्री होते हैं, या आगे जाके पढ़ेंगे व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री है, फेज ऑफ सेंटर्स। सो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं इस तरह से कि वो एक 3D स्ट्रक्चर बना दें। अगर हम NaCl का स्ट्रक्चर देखते हैं, बाजार तो हमें वो नज़र नहीं आता, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर भी रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, मतलब कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है और मिलते मिलते एक बड़ा बल्कि शेप बना देते हैं जो हमें विजिबल होता है। सो अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल, वो क्यूबिक शेप होता है और इसके अंदर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। कि अगर हम देखेंगे तो हमें तीनों तरफ से एक जैसा नजर आएगा, तीनों एक्सिस पे हमारे पास वो चीज़ प्रेजेंट होगी। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। हमने कुछ दिन बात की थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, और मैंने कहा था जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो उनके अंदर जो है उनका स्ट्रक्चर वो भी ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा, और जितना कम्प्लेक्स होगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली दो एटम्स बाउंडेड होंगे उतना ही ज़्यादा उनका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट भी उनका ज़्यादा होगा, मतलब कि कुछ ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपने बोन्स को ब्रेक करने के लिए। जिस लाइक अगर हम बात करते हैं HCl की, या सॉलिड में बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, ये एक सॉलिड फॉर्म में हम कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से बाउंडेड होता है, तो इसको एक खास एनर्जी चाहिए और वो हम किस फॉर्म में देते हैं, ऐसे इन द फॉर्म ऑफ हीट। हम इन द फॉर्म ऑफ हीट देंगे और वो इस एनर्जी से क्या करेंगे, अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रॉम सॉलिड्स टू लिक्विड। हम कहते हैं कि ये इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो हम कहते हैं इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। दैट्स कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स। अब अगर तो वीक फोर्सेज हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वीक होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। जैसे स्पिरिट, हम स्पिरिट को देखते हैं वो लिक्विड में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो जल्दी से ब्रेक हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे लिक्विड्स की, कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड फॉर्म में होता है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। NaCl का स्ट्रक्चर देखें, वो 1500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, तो हम कहते हैं कि ये NaCl का जो स्ट्रक्चर है अप्रॉक्सीमेटली NaCl जो 1500 होता है
कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। देन हम बात करें क्लेवेज पॉइंट की। हम कहते हैं कि अगर हम किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं, किसी भी बॉन्ड को तोड़ते हैं, जस्ट लाइक NaCl, NaCl का मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये हमारे पास NaCl का स्ट्रक्चर है। एक साथ एक और बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट NaCl के स्ट्रक्चर्स हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि मैं इसको ब्रेक करूँ, मैं एक फोर्स लगाऊंगी। फोर्स लगाने से क्या होगा, जब यहाँ पर फोर्स लगेगी तो ये जो ऊपर वाले यूनिट्स है, क्योंकि ये एक यूनिट मिलके क्या बनाते हैं, पूरा मॉलिक्यूल क्रिस्टल का। अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगा रही हूँ, सम सॉर्ट ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ, तो क्या होगा, जब इनमें फोर्स एक्सर्ट होगी ये अपने प्लेन से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। अभी ऐसे फिर क्या हो जाएंगे, इस तरह से कुछ इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये दूसरे इस तरह से क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गए हैं, अपने प्लेन से साइड पे हो गए हैं। लेकिन ये जो प्लेन होंगे एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगे, कि इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगे। सो जब भी हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो क्या होता है, वो अपने प्लेन से हट जाता है, लेकिन एक दूसरे के वो पैरेलल होते हैं। रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब हम ये बार बार हम बात करें रिपीटिंग यूनिट्स की, व्हाट इज रिपीटिंग यूनिट्स? तो बेटा जैसे हमारे पास क्यूबिक सेंटर है, क्यूबिक सेंटर का मतलब है कि एटम आयन मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को इस तरह से अरेंज किया कि क्यूब बना रहे हैं, और डिफरेंट क्यूब्स को मिलाया जाए, मतलब कि ढेर सारे एटम आयन मॉलिक्यूल्स को मिलाया जाए तो वो एक दूसरे के साथ मिल के इस तरह का बड़ा क्रिस्टल बना देते हैं। जैसे ड्रॉप मिलके हम कहते हैं समुद्र, कतरा समुद्र बनाते हैं, इसी तरह से ये डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं मिलके एक बड़ा बल्कि मॉलिक्यूल बना देते हैं या चंक बना देते हैं। सो हम बात करते हैं कि जब एटम आयन मॉलिक्यूल, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, इसके फोर्स एक्सर्ट की है, तो एटम आयन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे, एक दूसरे से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, लेकिन कहीं और जाकर बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये काम बहुत स्पीडली होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा फील नहीं होता। तो क्या करेंगे, दूसरे को बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन पैरेलल होंगे और एक दूसरे से प्लेन में हट जाएंगे। पहले यहाँ पर क्या दूसरी जगह जाकर उन्हें बॉन्ड बना लिया। सो हम ये बात कहते हैं कि अगर इनकी क्लेवेज की जाए, इनको तोड़ा जाए, क्लेवेज को मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, तो उनका प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, पैरेलल होगा। एनआइसोट्रॉपी की अभी बात करते हैं, तो हमारे पास फिफ्थ फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है वो है एनआइसोट्रॉपी। व्हाट इज एनआइसोट्रॉपी? प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं कहती हूँ कि वेरिएशन होती है प्रॉपर्टीज में ड्यू टू इट्स डायरेक्शन। प्रॉपर्टीज में वेरिएशन कैसे होगी? प्रॉपर्टीज में वेरिएशन बेसिकली हम अगर बात करते हैं वेरिएशन की, तो मैं ये कहती हूँ जस्ट लाइक हमारे पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात की है, ग्रेफाइट है हमारे पास। अगर आप लोगों ने डेली लाइफ में सुना होगा करंट पास होता है, सॉलिड के अंदर से करंट पास होता है, जस्ट लाइक मेटल। हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करते हैं, एक साइड से उनको क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, उनमें क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी से वो वाइब्रेशन करना शुरू हो जाएगी। जब वाइब्रेशन करेंगे साथ वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जो फ्रीली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके साथ कोलाइड करेंगे, उनके अंदर वाइब्रेशन आएगी। इस तरह करते करते जो लास्ट कॉर्नर होगा, एक साइड से दूसरी साइड पर क्या होगी, एनर्जी पास होगी। लेकिन ये क्या होता है, प्लेन होता है। अगर हम प्लेन को चेंज कर देते हैं तो जो एनर्जी जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो कम पास होगी। सो हम क्या कहते हैं कि एक प्लेन में जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होते हैं वो वाइब्रेशन कॉज करते, जो वाइब्रेशन होती है उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वाइब्रेशन कॉज होती है, और वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी वन साइड ऑफ द रॉड टू अनदर साइड ऑफ द रॉड जाती है। सो अगर ग्रेफाइट की बात की जाए, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इन वन डायमेंशन। अगर एक साइड में इसकी एक डायरेक्शन में देखा जाए
पैरेलल डायरेक्शन है, ग्रेफाइट से पैरेलल डायरेक्शन देखी जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देता है। लेकिन अगर हम कहें कि ऊपर या इस तरफ या एक्स या जी एक्स वाई एक्सिस या जी एक्सिस पे ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करें तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं बाय द डायरेक्शन। हमने क्या किया, पहले वो वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस जा रहा था तो हमने कहा कि इसकी क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लेकिन अब मैं कह रही हूँ जी एक्सिस से वाई एक्सिस पे जा रहा है तो मैं कह रही हूँ इसकी जो ये इलेक्ट्रिसिटी है पास नहीं होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। पैरेलल होगी तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होगी, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर दें हम लोग वाई एक्सिस से जेड जी एक्सिस पे लेके जाएं तो हम कहते हैं कि क्योंकि अब जो डायरेक्शन पैरेलल नहीं है, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में ये मसला होगा या वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी दूसरे इलेक्ट्रॉन पे, तो हम कहते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो वन डायरेक्शन में क्या है, गुड कंडक्टर है। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ है वो सिमेट्री है। सिमेट्री क्या होती है, बेसिकली हम एक छोटा सा बॉल ले लेते हैं या हमारे पास एक मार्कर है, ये हम कह रहे हैं इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर मतलब इसका सेंटर है। अब अगर हम इसको घुमाए जाएंगे, इसको मूव करवाएंगे तो हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री सेम रहेगा। इसी तरह से डिफरेंट जो हमारे फेसेस एंगल और एजेस को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे क्या रहना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब कि जो सेंटर पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप भी चेंज होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होनी चाहिए, वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, सिमेट्री है। तो रेपिटेशन मतलब होता है कि उनको बार बार फुलफिल करें, रेपिटेशन ऑफ फेसेस एंगल एंड एजेस। अब तीन तरह के हमारे पास एजेस होते हैं, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है अगर हमारे पास एक्स वाई जी है, एक्स वाई एंड अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास क्या है एक्सिस है तो मैं कहती हूँ ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये मैं कहती हूँ हमारे पास क्या है जी एक्सिस है। मैं कहती हूँ कि यहाँ से मैंने चीज़ों को मूव कराना है तो हमारे लिए क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस मूव करें। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब यही होता है कि हम लोगों ने मूव करवाना है फ्रॉम सेंटर ऑफ द प्लेन, और प्लेन ऑफ दिस सेंटर होता है कि कोई हम खास पॉइंट ले लेते हैं पेपर का या प्लेन का, तो कहते हैं इसके आसपास हमने उस चीज़ को घुमाना है कि उसकी जो फेसेस हैं एंगल है और एजेस है वो वहाँ पर मूव करें, लेकिन चेंज ना। हम एक चीज़ को घुमा रहे हैं लेकिन वो चेंज नहीं होगी, चेंज होगी तो डायरेक्शन भी डिफरेंट हो जाएगी और प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। सो रेपिटेशन ऑफ एंगल फेसेस एंड एजेस। उसके बाद 6 पॉइंट आता है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है, इस प्रॉपर्टी में हमें ये पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा जो है वो ग्रो कर सकती है और उसके क्रिस्टल की शेप क्या होगी। जस्ट लाइक फिर से वही बात सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं NaCl, मैं इसका देखिए क्यूबिक इसकी शेप है, क्यूबिक शेप है। मैं क्या करूँगी, पूरे जो मिक्सचर है NaCl का उसको हीट करूँगी, मिक्स करूँगी और हीट करूँगी। जब वो हीट हो जाएगा उसको देन हम स्लोली कूलिंग करेंगे उसकी, जैसे जैसे वो कूलिंग उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्रिस्टल की शेप आती जाएगी हमारे पास। हम जो सिंपल सी करते हैं वो कॉपर सल्फेट करते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या किया जाता है, उसका सैचुरेटेड स्ट्रक्चर बनाया जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा उसमें सोल्यूट ऐड किया जाता है, सॉल्वेंट कम होता है, इवन इतना कि वो कॉपर सल्फेट नीचे बैठना शुरू हो जाए, ज़्यादा मिक्स ना हो। तो हम एक सर्टेन टेम्परेचर पर उसको मिक्स करते हैं, देन उसको बॉयल करते हैं और फिर उसमें सोल्यूट ऐड करते हैं इतना कि बॉयल हो जाए, और उसको एक पॉइंट आते हैं कि बॉयल करते रहते हैं और देन कूल करते हैं। जैसे ही कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमारे पास क्रिस्टल आना शुरू हो जाते हैं। हमें इससे ये पता चलेगा कि जो शेप आ रही है उससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से मॉलिक्यूल का क्रिस्टल है या कौन सा कंपाउंड है ये उसका क्रिस्टल है। जैसे लाइक अगर बात करें कॉपर सल्फेट की, हमारे पास ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट और उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, जैसे नीडल्स होती हैं। इससे हमें पता चल जाएगा जब नीडल लाइक हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा तो हमें ये कॉपर सल्फेट का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर NaCl की बात करें तो उसका क्रिस्टल ज़्यादा क्यूबिक शेप होते हैं, और अगर NaCl के अंदर हम 10% यूरिया ऐड कर दें, 10% यूरिया ऐड करते हैं तो हमारा क्यूबिक से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नीडल लाइक स्ट्रक्चर में। अब हम कहेंगे कि NaCl के अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी आ गई है,
कोई अदर मटेरियल आ गया सोडियम क्लोराइड के अलावा, तो इसमें क्या होगी, चेंजिंग आ गई है। तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल से हमें ये पता चलता है कि कोई कंपाउंड किस तरह से ग्रो कर रहा है, उसके किस तरह से क्रिस्टल्स बन रहे हैं। आइसोमॉर्फिज्म, 7 जो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, टू डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस, और वो एक ही तरह के क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। दो तरह के आप कहोगे कि दो क्रिस्टल, दो कंपाउंड होते हैं हमारे पास। जैसा कि मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ, हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट है और पोटेशियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। मैं ये बात करती हूँ दोनों के दोनों क्या रोमोहेड्रल है। इसका मतलब है ये दोनों के दोनों क्या है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास कॉपर है और गोल्ड है, तो मैं इसको कहती हूँ कि ये हमारे पास किसमें, क्यूबिक शेप में है। दो मॉलिक्यूल्स है, दो कंपाउंड्स है और एक डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, एक सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में कर रहे हैं। इसमें भी क्या है, सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं हमारे पास। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है वो स्टेट जिसमें दो सब्सटेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में, कि हम अगर उन दोनों का क्रिस्टल देखें तो सेम होगा। अच्छा, इसमें NaNO3 में हमारे पास जो रेशियो होती है 1:1:3। अब आपको ये कैसे है, हमारे पास सोडियम का एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास ये रेशियो है 1:1:3 की आएगी रेशियो। इसके अलावा कॉपर की हमारे पास रेशियो 1:1 की है और इन दोनों की क्रिस्टल क्या होंगे, क्यूबिक सेंटर होंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? जैसे कि हमने आइसोमॉर्फिज्म में कहा था कि दो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली से याद रखना बेटा, पॉली का मतलब होता है मोर, कोई चीज ज्यादा होना, मोर देन वन होना या मोर देन टू होना। तो मैं कहती हूँ कि जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जो हमारे पास कंपाउंड है वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। मतलब कि एक कंपाउंड है और उसके एक से ज्यादा क्रिस्टल्स होंगे। एक टाइम पे देखेंगे तो उसका क्रिस्टल कोई और होगा, कि किसी के और टाइम पे किसी और जगह पे देखेंगे उसी कंपाउंड का क्रिस्टल किसी और तरह का हमें मिलेगा, या हम उसको फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें क्रिस्टल डिफरेंट मिलते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जाए, अब ये दो तरह से प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ट्राइगोनल होता है, ये क्रिस्टल के स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिकली इसमें हम कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज किया होता है कि ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है, और एक होता है ऑर्थो रोम्बिक। ये हम आगे जाके अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में ये इसके स्ट्रक्चर भी पढ़ेगी, कौन कौन से किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और इनके एंगल कितने होते हैं और इनके एंगल वो जो एजेस होते हैं उनका साइज क्या होता है। सो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और वो दो क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है, दो शेप्स में, ट्राइगोनल में भी होता है और ऑर्थोरोम्बिक में भी होता है। सो हम कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जिसमें एक कंपाउंड है वो मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी से याद रखना एक एटम का या एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा कंडीशंस में रहना, ज़्यादा शेप्स में रहना, और जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो कार्बन की तरह की ही होगा, उसी एलिमेंट की तरह की होगी। जैसे मैं बात करती हूँ कार्बन की, तो मैं बात करती हूँ कार्बन में हम कहते हैं ग्रेफाइट और डायमंड, बाकी बॉन्ड्स। कार्बन की ये 3 स्टेट्स हैं। इन 3 हालतों में क्या है, कार्बन एग्जिस्ट कर जाता है। हम कहते हैं इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म में, मतलब कि एक एलिमेंट की मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना। ग्रेफाइट का भी पता है, इसमें से कार्बन कैटोनिक कैटेगरी, डायमंड इज हम कहते हैं कॉमन जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, हम जो आम प्रोटीन में देखते हैं और बाकी बॉल्स में। तो एक एलिमेंट का मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना, एक से ज़्यादा हालतों में रहना, इसे कहते हैं कि एलोट्रॉप्स हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा होता है हमारे पास, हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जिसके अंदर
दो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं एक एलिमेंट दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। हमारे पास एक टेम्परेचर अटेन होता है कि हम कहीं अगर उससे कम करते हैं तो हमारे पास एक क्रिस्टलाइन फॉर्म आएगी, अगर हम उससे ज़्यादा करते हैं हमारे पास दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म आएगी, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि एक टाइम पे देखेंगे तो हमारे पास एक तरह का स्ट्रक्चर होगा, दूसरे टाइम पे देखेंगे दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म आएगा, तो वो बदलते रहते हैं। इसे हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है ग्रेटिंग और वाइटिंग। बेसिकली एलिमेंट एक ही हमारे पास ट्रेन, लेकिन इसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक होगी क्यूबिक, जो हमारे पास ग्रे कलर ग्रीन होगा उसकी क्यूबिक शेप होगी, और जो हमारे पास वाइट है उसकी ऑर्थोरोम्बिक होगी। ये हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म है, मतलब कि एक एलिमेंट का एक खास टेम्परेचर पे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना इन एन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। और वो जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होगा 13.2 डिग्री सेल्सियस। सो ये वो टेम्परेचर है जिसपे तीन जो है ग्रे और वाइट में रहता है, और जिसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है वो भी अब क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो दैट्स ऑल, ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या होती हैं।